अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम एक और फिल्म का रिव्यू लेके आए हैं जो रिलीज़ हुई है 17 दिसंबर यानी कि इस जुमे को। फिल्म का नाम है कहे दिल जिधर। नाज़रीन, आपको पता है कि ये तीसरी फिल्म है जो रिलीज़ हुई है जब से ये दोबारा से सिनेमा खुले हैं। और इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं, फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो जलाल हैं। जलाल ने गालिबन पहली फिल्म बनाई है, उनका पहला प्रोजेक्ट है ये। फिल्म की कास्ट जो है उसमें शामिल हैं मंशा पाशा, जुनैद खान, कामरान बारी, साजिद हसन, अतीका ओडू। ये 6 बंदे जो हैं मेन इसमें। रोमा है, रोमा माइकल, वो भी हैं इनमें। फिल्म के जो राइटर हैं वो कामरान बारी साहब हैं, जो कि ख़ुद जिन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया है इस फिल्म में। फिल्म की कहानी जो है वो 4 दोस्तों के गिर्द घूमती है और फिल्म के जो किरदार हैं इंपॉर्टेंट 6 हैं जो मैंने आपको बता दिया, साजिद हसन और अतीका ओडू को मिलाकर। फिल्म की कहानी को अगर आप पढ़ें तो वो कोई इतनी ज़्यादा नई नहीं है। 4 दोस्तों की कहानी है जिनके कुछ ख्वाब हैं, जिन्होंने कुछ अचीव करना है, जो कुछ सोचते हैं और जिनके कुछ प्लानिंग्स हैं जिनकी। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो किस तरीके से वो अपने अपने प्लान से हटते हुए महसूस होते हैं। एक बंदा जो है वो फिर भी अपने ख्वाब लेके चलता है, लेकिन जो बिल्कुल उस वक्त तक कोई कुछ कर नहीं रहा होता। लेकिन जो दूसरा इसका टेकन मैसेज है इस फिल्म का वो है, यानी जो जिसके हवाले से वो ड्रग्स का इस्तेमाल है जो किया मतलब यंगस्टर्स में या जो उसमें आ रहा है, ड्रग्स का इस्तेमाल है। और किस तरीके से है वो भी है कि जो पेरेंट्स हैं वो इग्नोर करते हैं बच्चों को या बच्चों का ख्याल नहीं रखते, तो उस हवाले से है। तो ये तो कहानी है। कहानी जो अमूमी तौर पे सादी होती है, कोई इतनी बहुत ज़्यादा नई कहानी कभी भी नहीं होती, लेकिन उसकी जो ट्रीटमेंट होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो उस फिल्म को यूनिक बनाती है और उस कहानी को भी यूनिक बनाती है। फिल्म की डायरेक्शन जो है जलाल साहब के पास। फिल्म जब शुरू होती है तो बड़ा एक्शन सीक्वेंस है उसमें और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसकी ओपनिंग है। दरमियान में फिर थोड़ा सा कॉमेडी वाला बी ट्रैक है बीच में, और हाफ टाइम से पहले यानी कि इंटरवल से पहले थोड़ा सा उसके अंदर ट्विस्ट भी आता है, स्टोरी में क्लाइमैक्स भी आता है उसमें बाकायदा तौर पे। और फिर फिल्म का जो अरूज है उसके बाद फिर कहानी जो सिमटती हुई नज़र आती है बड़ी एक तरीके से। डायरेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो डायरेक्टर ने फिल्म को भरपूर तरीके से अपने कंट्रोल में रखा है। फिल्म को कहीं पे भी ड्रैग नहीं होने दिया, कहीं पे झोल या जंप जिसे कहते हैं उसका शिकार नहीं है कोई एकदम से। वो थोड़ी छोटी छोटी गलतियाँ कॉन्टीन्यूटी की हैं या एक दो थोड़ी सी लॉजिक्स से आ रही कुछ गलतियां हैं जो हजम हो जाती हैं, लेकिन ओवरऑल फिल्म को जिस तरीके से डायरेक्टर ने चाहा है उसको लेके चला है स्टोरी को। और इसका कैमरा वर्क क्योंकि वो भी डायरेक्शन के अंदर ही आता है एक किस्म का, वो भी ज़बरदस्त है। एडिटिंग है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। एक्टिंग और म्यूज़िक पे भी आएंगे, लेकिन कहानी जो डायरेक्शन है उसकी बात मैं कर रहा था। जलाल साहब का पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन उन्होंने कहीं पे फील नहीं होने दिया कि वो कुछ नए हैं या पहली दफ़ा कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस तरह की किसी जगह भी फील नहीं आती और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसको लेके चले हैं, कहानी को समेटते भी हैं। जो गलतियां हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन कहानी इस फिल्म की जो कहे दिल जिधर की जो एक्टिंग का डिपार्टमेंट है वो उसके ऊपर अगर बात कर ली जाए, जुनैद खान टीवी पे माने हुए अदाकार हैं बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। अभी कश्फ ड्रामा कुछ दिन पहले उनका ख़त्म हुआ है, उससे पहले मैंने उनका ड्रामा जो है इश्क तमाशा भी देखा हुआ है। जिस वक्त मैंने इश्क तमाशा उनका देखा था तो मैं उनकी आवाज़ सुन के ज़रूर चौंका था। और कुछ मैं बताऊंगा कि वो उनकी इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं आवाज़ के हवाले से। लेकिन फिल्म जुनैद खान की पहली है। बड़े बड़े टीवी के जो अदाकार हैं वो बड़े पर्दा स्क्रीन पे आके रह जाते हैं, लेकिन इनका फुटवर्क, इनका चलना, इनके एक्सप्रेशन, फेस एक्सप्रेशन जो है वो फिल्म वाले हैं। और मेरा ख्याल है बाकी अपने कई हम असर और हम पल्ला अदाकारों के साथ अगर इनका मुआवजना किया जाए तो ये फिल्म का मटेरियल है। कहीं कहीं पे आपको शान साहब की झलक नज़र आती है जिस वक्त ये एक्शन में चलते हुए शुरू में आते हैं। शुरू का जो सीन है, पहला सीन जो है एक्शन का है, उसमें पुलिस वाले बने हुए हैं तो शान की तरह वो चलते हुए आते हैं। उनका थोड़ा फुटवर्क उस तरह का है, मतलब वो मैं ये नहीं कह रहा कि उनको कॉपी कर रहे हैं, लेकिन वैसे एक फ़ील आती है, कुदरती भी हो सकता है ये और है यकीनन। इसी तरह दबंग का जो सलमान खान है, थोड़े क्योंकि इंस्पेक्टर बने हैं ज़रा उसी किस्म के, या वो सिंघम टाइप, वो भी उसका भी थोड़ा सा है। लेकिन ओवरऑल जो जुनैद खान है वो ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने एक्शन का जो किरदार किया है, जहाँ पे एक्शन वाले सीक्वेंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, और जहाँ पे फाइटिंग सीक्वेंस के साथ फिर जहाँ पे सीरियस हैं ख़ासतौर पे दूसरे हाफ में
फिल्म के, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन नाज़रीन, जुनैद खान की डायलॉग के ऊपर मैं बात कर रहा था। एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन, जिनकी एक आवाज़ है, आवाज़ का जादू है, वो आपको महसूस भी होगा इस फिल्म को देखते हुए। हमने थोड़ी सी एक छोटा सा क्लिप भी रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे वहाँ फील हो रहा था कि जैसे अमिताभ बच्चन बोल रहा है, तो वो ख़ास तौर पे जहाँ कहते हैं कि मुझे मेरी ड्यूटी सिखाने की कोशिश मत करना मारिया, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैंने क्या करना है, और हाँ प्लीज़ आज के बाद इस टोन में बात ना करना, और आप लोगों को, रिपोर्टर्स को तो चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ आता है। मुझे मेरा काम मत सिखाइए मिस मारिया, मैं अपना काम बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन प्लीज आंदा इस टोन में मुझसे बात मत कीजिएगा। शायद आप रिपोर्टर्स को चीखने चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं आता। जहाँ तक उनके कॉमेडी सीन का थोड़ा सा है फिल्म के अंदर, फिल्म की डायरेक्शन के हवाले से भी देखा जाए, मैंने जिस तरह पहले बताया कि कॉमेडी सीक्वेंस में थोड़ी सी फिल्म ज़रा सी हटती हुई महसूस होती है, क्योंकि सिनेमा के अंदर रिस्पांस फ़ौरन पता चल जाता है। और वैसे भी जिस वक्त इन्होंने कॉमेडी सीन किए हैं वहाँ पे हंसी जो है वो ज़रा कम ही लोगों को आ रही थी, ख़ासतौर पे जो शुरू के सीन है जहाँ पे वो मंशा पाशा आती हैं तो वो किसी और लड़की के साथ बैठे होते हैं, वो सीन देख लें। उसके क्या हो गया यार, भाई ऐसे ही पढ़ाते हैं शफकत से अपनी बहनों को, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे यार, मतलब क्या है यार, क्या है यार शहरी वो आके रोते हैं उनके साथ। ये इनका नाम शहरी होता है और शहरयार यानी शहरी कहते हैं इनको, और सफ़ीर जो है वो उनका, समीर जो है उनका नाम होता है। कामरान का एक नैना लड़की है रोमा ने जिनका किरदार अदा किया है, और मंशा पाशा को कभी मारिया कहते हैं कभी जिया कहते हैं भी, खैर। लेकिन जो इनकी कॉमेडी वाला सीक्वेंस को अगर थोड़ा सा साइड पे कर दें, उसमें थोड़ी सी फिल्म बाहर निकलती हुई महसूस होती है। और आप अगर शान की फिल्म भी देखें, वोटी लेके जानी है, शान साहब ने भी बड़ा जोर लगाने की कोशिश की थी कॉमेडी करने की। शान साहब ने वेरी गुड दिन वेरी बैड लोग और भी एक दो फिल्मों में कोशिश की है। जिस तरह शान साहब को देख के हंसी नहीं आती कॉमेडी करते हुए, इसी तरह जुनैद खान के लिए भी कॉमेडी जो है आने वाले दिनों में इनके लिए एक चैलेंज बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में कॉमेडी फिल्में भी ज़्यादा बनती हैं। जिस तरह भाइयों सईद साहब ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है वासे, और वो तो खैर पूरी टीम है, लेकिन बहरहाल वो जो थोड़ा सा एक है। और इसी कॉमेडी में जो टाइमिंग चलती है, मैंने प्रीवियस भी किसी रिव्यू में बताया था कि कॉमेडी के अंदर हमेशा टाइमिंग चलती है। जो फिल्म का कॉमेडी की डायलॉग डिलीवरी है वो टाइमिंग से होती है। संगीता की बहन जो है, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, छोटी, वो जिसको वो प्रिंस अपने टीचर बनी पढ़ा रही हैं, वो जब डायलॉग बोलती हैं तो उन पे सब हंसते हैं, लेकिन जुनैद खान के ऊपर हंसी नहीं आती है। मंशा जिन्होंने एक साफ़ी जर्नलिस्ट का किरदार अदा किया है, वो उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, और वो तो पहले भी फिल्में कर चुकी हैं, लाल कबूतर भी कर चुकी हैं, और भी मैंने उनकी एक फ़िल्म देखी थी, लंबा सा नाम था। वो अच्छे तरीके से उन्होंने इस किरदार को निभाया है। एक आध जगह पे थोड़ा सा, जिस वक्त वो दोबारा अपने बाप जो दोबारा क्योंकि कंप्रोमाइज़ कर देती हैं वो अपनी सहाफ़त को, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि मैंने गलत किया, फिर वो आगे कहती है कि आज मुझे एहसास हुआ, मेरे अंदर तब्दीली वगैरह वगैरह। वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने किया है। जो सहाफ़ी होता है वो अपनी सहाफ़त का वो जो एक डेकोरम होता है, जितना मर्जी संजीदा हो जाए उसको बरकरार रखता है बहरहाल, लेकिन उसमें थोड़ा सा है। बाकी ओवरऑल मंशा पाशा ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। रोमा माइकल मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इजाफा है और बड़ा फ्रेश लुक नज़र आती है। सारों को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप वो पुरानी फिल्में हमारी उठा के देखें जो जिनकी वजह से तबाही निकली थी, तो अब बाकायदा तौर पे एक फ्रेश लुक नज़र आती है सिनेमा के अंदर। पता चलता है कि ग्रो कर रही है फिल्म इंडस्ट्री, ग्रो कर रही है, रिवाइवल हो रहा है किसी चीज़ का, मज़ा आता है देख के। तो रोमा ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। अतीका उर्दू साहिबा की तो क्या बात है, वो तो पुरानी है, उन्होंने नदीम साहब के साथ भी काम किया हुआ है मम्मी फिल्म में, और भी फिल्म थी उनकी। लेकिन जो ख़ासतौर पे अतीका उर्दू साहिबा के जो फेस एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़बरदस्त हैं, जहाँ पे वो बाद में सोचती हैं जिस वक्त उनका बेटा कह जाता है कि आपको मेरी पसंद का क्या पता। How can that be? इसलिए कि आपको पता ही नहीं मेरी पसंद क्या है, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी से वाकिफ हैं। आपको जिस तरह मैंने बताया कि पहला सीक्वेंस जो जुनैद खान का बहुत ज़बरदस्त है, दोबारा से एक्टिंग के किरदार के लिहाज से या एक्टिंग के डिपार्टमेंट में जो ज़्यादा बोझ उठाया है वो मेरे ख्याल में कामरान खान, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, इस फिल्म की एक दो गाने भी गाए हैं, सुरूर बैंड के साथ भी हैं वो, और इस फिल्म के राइटर भी हैं, और वो कहानी अपने तरीके से बयान कर रहे हैं। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कामरान बारी की वो बहुत कम है, क्योंकि जुनैद खान का जिस तरह पहले सीन था लेकिन कॉमेडी के साथ ड्रैग होना शुरू हुआ था, उसके बाद पहले इंटरवल तक जो उनका बोझ उठाया और फिल्म के अंदर बाकायदा सस्पेंस भी है, उनकी दिखाते हैं कि शायद उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका इंतकाल हो जाता है कामरान बारी का, जिन्होंने
किरदार अदा किया है समीर का, और जो अतीक उर्दू के बेटे बने हुए हैं। लेकिन जिस वक्त इंटरवल हुआ तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि ये दोबारा से आएंगे, वापस आएंगे, देखने वाले को ये नहीं पता। तो मेरे जहन में था कि अगर जिस बंदे ने इस पूरी फिल्म का बोझ उठाया हुआ था वो उसका किरदार अगर मार दिया गया है, तो इस फिल्म के दूसरे हाफ में जब वैसी क्लाइमैक्स होता है, वैसी जब फिल्म आगे की तरफ बढ़ रही होती है, तो अब जुनैद खान साहब के ऊपर जिम्मेदारी आएगी। लेकिन बहरहाल वो किरदार वहाँ पर बाकी था और उसकी एक नई शेड सामने आती है। स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है कामरान बारी की, उनकी आंखों के अंदर बेचैनी और उदासी बहुत ज़बरदस्त है, एक किरदार के अंदर रहे हैं। जुनैद खान बेशक फ़िल्म का मटेरियल या फार्मूला टाइप फिल्में कर सकते हैं वो, लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं वो कुछ बनते हुए नजर आएंगे, कहीं कुछ बनते हुए नजर आएंगे। शायद वो कॉमेडी करते हुए कुछ और तरफ निकल गए, शायद एक्शन करते हुए सलमान खान और शान जहन में थे। एंग्री यंग के जब डायलॉग बोलने के टाइम पे शायद उनके जहन में अमिताभ बच्चन था, जिस तरह मैंने आप लोगों ने देखा भी वो सीन। लेकिन जो कामरान बारी थे, उन्होंने अपने किरदार के साथ भरपूर इंसाफ किया है। उनकी आंखों के अंदर उदासी है, बेचैनी है, उनकी आवाज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है और ओवरऑल उस किरदार में नगीने की तरह फिट हुए हैं। अमूमी तौर पे अगर प्रोड्यूसर खुद हो, राइटर भी खुद हो, जब वो खुद किरदार ले लेता है तो बाज़ दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि सिफारशी था, अपनी चलवा सकता था, इस वजह से अपनी चलवाई है इसने, लेकिन सीन में फिट नहीं हुआ था, किरदार में फिट नहीं हुआ था। लेकिन कामरान बारी के हवाले से इस तरह कहना मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी। उन्होंने भरपूर तरीके से किरदार अदा किया और जिस तरह कहना चाहिए कि नगीने की तरह उस किरदार के अंदर फिट हुए हैं वो। साजिद हसन साहब बहुत इजी गोइंग एक्टर हैं, वो मुश्किल से मुश्किल किरदार को बड़े आसानी के साथ भरपूर तरीके से के साथ काम करने का उनके अंदर सलाहियत है। जो अपने बेटे के साथ जुनैद खान के साथ सीन है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। हमारे खून में जिम्मेदारी है। जो अतीक उर्दू के साथ उनका सीन है, अतीक उर्दू ने भी खासतौर पर साजिद हसन के सामने जब अदाकारी की है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। रोमा का मैं जिक्र कर रहा था, रोमा माइकल ने भी बहुत अच्छी अदाकारी की है। हालांकि मंशा पाशा के ऊपर फिल्मों का क्रेडिट था, मेरे ख्याल में इन चार में एक ही तो बंदी है जिनका फिल्म का एक्सपीरियंस था, वो है मंशा पाशा। लेकिन रोमा ने उनका भरपूर साथ दिया, भरपूर उसका मुकाबला भी किया है। अब आते हैं म्यूज़िक की तरफ। म्यूज़िक जिस तरह मैंने पहले कहा है कि जो बैंड है सरूर उनकी तरफ से है, आतिफ हैं, ख़ुद कामरान बारी हैं, एक आध और है, और एक गाने में तो जो क्लाइमैक्स वाला गाना उस पर बाद में आता है, कहे दिल जिधर, जो सीक्वेंस है जिस पे स्टार्ट में भी आता है, 2-3 दफ़ा बीच में आता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह जो उनकी मंगनी जब हो रही होती है उस वक्त वो गाना है वो जिसको मेडले टाइप मिक्स करके, जिसमें लुड्डी है, जमालोपाल, चिट्टा कुकड़ बने रहे थे, विकासनी दुपट्टे वाली है मुंडा, वो मिक्स करके बनाया गया उस गाने। वो भी गाना भी अच्छा और उसकी पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छी है, म्यूज़िक सुनने में भी अच्छा लगता है, सिंगर ने गाया बहुत अच्छा, और स्क्रीन के ऊपर ख़ास तौर पे वो आपको उसकी पिक्चराइजेशन, जुनैद खान और सारा ये जो पूरी पार्टी 3 दोस्त उसमें होते, चौथा उस वक्त नहीं होता, तो ये है बीच में, ये भी भरपूर तरीके से गाया। फिर सजना वे, वो भी बहुत अच्छा है, सजना वे, वो जो उदास उसकी टून है थोड़ी सी। जो गाना यहाँ पे मस्तम वाला है, उसमें फिल्म का क्लाइमैक्स जो है ना उस गाने से शुरू होता है, जिस वक्त अतीक उर्दू का बेटा जो ड्रग यूज़ करता है और अतीक उर्दू खुद छापा मारती है, ड्रग जो देते हैं उसको, स्टोरी के हिसाब से भी देखा जाए, पूरी स्टोरी बोर्ड है इस गाने के अंदर, उसको बड़े अच्छी तरीके से मिक्स किया कि माँ जो है उनको ख़त्म कर रही है जो ड्रग सप्लाई करते हैं, बेटा जो है उसी ड्रग का निशाना बना हुआ है और वो नशे में है, धुत है नशे में, और वो पी रहा है और वो गाने गा रहा है, मस्तम वाला जो गाना है और जो गाया है। और ख़ास तौर पे क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अतीक उर्दू शायद इस गाने के दौरान ही मर जाएंगी, और जो कि मर जाती हैं, बम फटता है और थोड़ा सी फील आती है। जिन्होंने पुराने ड्रामे देखे हुए हैं, धुआं ड्रामा जिस तरह देखा हुआ है, जिस तरह नबील वगैरह के पीछे वो गाना चलता है नुसरत फ़तेह अली खान का, किसे दा यार ना बिछड़े, उस तरह की फील आना शुरू होती है। और बहुत अच्छे तरीके से इसको शूट किया है गाने को भी, और बहुत अच्छा स्टोरी बोर्ड है इस गाने का, और क्लाइमैक्स यहीं से इनफैक्ट शुरू होता है। और उसके बाद जो फिल्म है वो भरपूर तरीके से डायरेक्टर ने अपने काबू में रखी है, कहीं भी इधर उधर नहीं होने दी। जो छोटी छोटी कॉन्टिन्यूटी की गलतियां हैं वो भी बता देते हैं नाजरीन। एक तो ख़ास तौर पे वो जिस वक्त कामरान बारी के पास दोनों आते हैं, जुनैद खान और जो एक और लड़का होता है, उन्होंने गले में हेडफोन, वो जो ब्लूटूथ वाला हेडफोन है वो गले में लटकाया, कानों पे लगाते हैं, वैसे वो गले में यूँ यहाँ पे इस है, वो क्लोज शॉट में वो नजर आता है, लेकिन लॉन्ग शॉट में वो जिस वक्त जाने लगते हैं वो वहाँ से गायब होता है, हालांकि उसको उतारते हुए नहीं दिखाया गया। एक और सीन है जहाँ पे रोमा माइकल और कामरान यानी समीर जो है वो एक ऊंची जगह पे बैठे हुए हैं, जिसमें बैक से साफ पता चलता है कि उनके बैठने का पोस्चर टांगे सीधी करके बैठे हुए हैं, लेकिन एक जगह पे जो सामने से
सीन दिखाया है उसमें हीरोइन की जो टांगें हैं वो सीधी हैं, वो बैठी हुई नहीं, हालांकि पीछे से दिखाते हैं और मतलब नीचे गहराई तो नहीं दिखाई, लेकिन पीछे पोस्टर से पता चलता है बैठने के कि वो इस टाइम बिल्कुल टांगें सीधी करके बैठे हुए हैं, यानी नीचे लटक रही हैं उनकी टांगें, जबकि एक सीन में वो सीधी नज़र आती हैं। इसी तरह पर्स वाला सीन है जिसमें जुनैद खान जो कि इंस्पेक्टर होते हैं सीसीटीवी फुटेज उठाते हैं कि जहाँ से उस लड़की को रोमा को अगवा करके ले जाते हैं, मंशा पाशा पीछे रह जाती हैं, तो वहाँ पे जिस टाइम गाड़ी जाती है वहाँ पे किसी किस्म के पर्स के गिरने का कोई नहीं दिखाया, बाद में सीसीटीवी फुटेज में भी कोई पर्स नज़र नहीं आता गिरा हुआ, लेकिन बाद में जो क्राइम सीन से वो चीज़ मिलती है उनका मस्टर्ड कलर का या येलो कलर का एक पर्स मिलता है जो कि बाद में उस सीन में दिखाना चाहिए था, जो सीसीटीवी फुटेज में भी आना चाहिए था और वो उस वक्त नज़र आना चाहिए था, क्योंकि वो लॉन्ग शॉट में है, वो बाद में फिर पर्स ऐड किया या जो भी किया, यहाँ पे भी कॉन्टीन्यूटी का थोड़ा सा मसला है। जुनैद खान इंस्पेक्टर होते हैं माने हुए। खैर जुनैद खान पे जाने से पहले मैं एक और कॉन्टीन्यूटी की चीज़ एक और बता दूं, मैं क्योंकि खुद मीडिया में काम करता हूँ, करंट अफेयर प्रोग्राम का प्रोड्यूसर हूँ, मुझे पता है कि नीचे जो टिकर चलते हैं वो क्या होते हैं। मारिया या जिया जो मंशा पाशा ने किरदार अदा किया है एंकर का, वो बहुत ज़बरदस्त अदा किया, लेकिन उसमें जो भी उनका एंटी टीवी या जो भी टीवी उन्होंने रखा है बीच में, उसके साथ साथ वो जो नीचे आपको पता है न्यूज़ चैनल के नीचे टाइम आ रहा होता है, तो वो 20:02 पे शुरू होता है इनका प्रोग्राम मारिया, यानी 8:02 पे 20:02 के बाद वो मुसलसल बहुत लंबे डायलॉग बोलती हैं, दूसरे की बीच में इंसर्शन भी है, बाहर क्या हो रहा है, दूसरी रिपोर्टिंग भी चल रही होती है, ये बता रही होती है मैंने ये किया, मैं पछता रही हूँ और पता नहीं मेरे साथ मेरी अंदर तब्दीली आ गई है, लेकिन मैंने ख्वाब देखा। यानी कि ये 8:02 के साथ पीछे वाला जो है वो सीन भी बीच में ऐड होते जाते हैं, लेकिन वो 8:02 ही रहता है, 8:03 नहीं है, हालांकि ये कम से कम 2 से 2.5 मिनट का सीन उसमें है इंसर्शन को मिला के, तो वो 8:03 या 4 मिनट नीचे न्यूज़ के उस पर किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया। और एक और चीज़ है कि पंजाब काबीना का इजलास वो लूप चलता है, जिस तरह हर न्यूज़ चैनल के नीचे टिकर चल रहे होते हैं, उसमें पंजाब काबीना का इजलास, पंजाब काबीना का इजलास बस ये चलता रहता है, वो 1 मिनट पर भी हुई है, 2 मिनट पर भी है, 3 मिनट पर भी है ये। हालांकि जब भी टिकर चलते हैं वो पूरा एक पैकेज होता है, यानी कि पंजाब काबीना का इजलास हुआ, ख़त्म हुआ, शुरू हुआ, थोड़े से टिकर अगर उसमें और ऐड कर दिए जाते ज़्यादा अच्छा था। वो लूप वही चलता है पंजाब काबीना का इजलास। वैसे बाय द वे क्योंकि फिल्म जो है कराची के अंदर शूट हुई है, तो पंजाब काबीना के इजलास की ज़्यादा सिंध काबीना का अगर डाल दिया जाए तो खैर ये मसला नहीं है, मसला ये है कि उसके अंदर वो लूप को तब्दील किया जाना चाहिए था। और दूसरा 8 बजे जो प्रोग्राम शुरू होते हैं, वो जो भी न्यूज़ का प्रोग्राम होता है वो 9 बजे ख़त्म हो जाता है, लेकिन 8:02 से लेके जिस टाइम वो बताती है कि मैं आज पछता रही हूँ 20:02 पे मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, फिर जब टाइम चेंज होता है वो 8:03-4 चेंज नहीं होता, वो 22:26 यानी 10:26 पे आ जाता है। एक तो इतना लंबा प्रोग्राम कोई नहीं करंट अफेयर का होता, 2 घंटे तक वो बोल नहीं सकती। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो बात कर रही है, जिस तरह मैं भी बात कर रहा हूँ, वो बात वहीं पे कर रही होती है, मैं पछता रही हूँ, मेरे अंदर तब्दीली आ गई है, ये बात कर रही है। बात यानी कि कॉन्टेस्ट भी वही वाला चल रहा है, लेकिन वो 1.5 घंटे बाद भी वही वाला कॉन्टेस्ट चलता है। ये टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। छोटी चीज़ है, मैं बात कर रहा था ये एक और चीज़ की, वो था जुनैद खान जो माना हुआ इंस्पेक्टर है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके वालिद जो है वो क्या धंधा क्या काम करता है, ये थोड़ा सा है। और जब समीर दोबारा दूसरा शेड में जब दोबारा आता है, तो वो हालांकि समीर जिस वक्त मंगनी होती है उसका लेटर आता है, ये तीनों होते हैं वहाँ पे, नैना होती है, जिया होती है या मारिया जो भी है वो होता है, और शहरी होता है, 3 होते हैं। समीर तो वहाँ पे होता नहीं है। समीर को वो तस्वीरें दिखाती है बाद में कि देखो तो मंगनी हुई थी, वो कहती है मंगनी कब हुई, मेरे बताए बगैर कैसे होगी, ये कैसे होगी वहाँ पे। तो उस वक्त दिखाते हैं देखो तुम भी वहाँ पे मौजूद थे। तो पता नहीं वो कौन सी तस्वीर देख के सेटिस्फाई हुआ था, क्योंकि वो तो वहाँ पे मौजूद नहीं था, उसको तस्वीर कौन सी दिखाई गई थी। हालांकि तस्वीर की थोड़ी सी इंसर्शन भी है, वो कहता है कि हाँ ये तो कातिल भी आया हुआ था मेरे उसका वालदा का, लेकिन वो खुद बहरहाल वहाँ पर नहीं था। वो किस तरह आ गया, वो तस्वीर किस तरह देख के सेटिस्फाई हो गया, ये भी एक क्वेश्चन है। ओवरऑल फिल्म बहुत ज़बरदस्त है, कहे दिल जिधर, इसको आप देख सकते हैं। रिवाइवल हो रहा है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव कर रही है और बहुत अच्छी उम्मीदें हैं इसके साथ, मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा बस ये है कि सिनेमा वालों को चाहिए कि जिस फिल्म का मीडिया पार्टनर बड़े बड़े चैनल, 4 चैनल जो ARY जियो हम ना हो, तो उस फिल्म को भी ज़रा अच्छे तरीके से प्रमोट किया जाना चाहिए। इन 3-4 लीडिंग चैनल की मार्केटिंग पार्टनर ना होने के बावजूद इस फिल्म को लोग देखने के लिए आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में थोड़ा सा हट के जो फिल्म हर लिहाज से नई लुक नज़र आ रही है। टिकट थोड़ा सा महंगा है,
आम आदमियों को भी मेरे ख्याल में बीच में ऐड करना चाहिए, टिकट की जो प्राइस है थोड़ी सी कम करनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख चुके हैं अभी देख सकें। अभी थोड़े से ज़्यादा पढ़े लिखे और अमीर लोग देखने के लिए फिल्म आते हैं, क्योंकि महंगी हो गई है तफरीह खाने पीने के हिसाब से भी, जब से ये सेंटेक्स वाला फिनोमेना सामने आया है। लेकिन बहरहाल कहे दिल जिधर लाजमी देखें। 10 में से 7, 7.5 नंबर इसके बनते हैं कॉन्टीन्यूटी के, और थोड़े कॉमेडी के जो ड्रैग सीन है उसकी वजह से थोड़े से नंबर कटे हैं। ओवरऑल अगर आप एक अच्छी फिल्म जिसमें सारा कुछ मौजूद हो वो देखना चाहते हैं तो आप लाजमी देखें। म्यूज़िक भी अच्छा है, एक्शन सीक्वेंस भी हैं, बीच में संजीदा सीन भी हैं। कॉमेडी पे अगर आपको हंसी ना आए तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन बहरहाल आप इस फिल्म कहे दिल जिधर को लाजमी जाके देखें, आपको मज़ा आएगा।